जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग भारत में वन क्षेत्र का वर्गीकरण एक तरह देखेंगे कि किस एरिया में कौन से वन पाए जाते हैं। अक्सर पूछ लेता है कि हम आपके राज्य मान लीजिए आप इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया कि आप किस राज्य के हैं, तो उत्तर प्रदेश में कौन से वन पाए जाते हैं, आप महाराष्ट्र में हैं कौन से वन पाए जाते हैं आपकी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में आपको पता भी होना चाहिए कि हमें पूरे देश में वनों का वितरण समान तो है नहीं। वन का वितरण आधारित होता है, वहाँ ताप कैसा है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का वातावरण कैसा है। उसके बाद निर्भर करता है कि वहाँ की पारिस्थितिकी प्रणाली किस आधार की है। तो इस आधार पर हम पूरा अध्ययन इसका करेंगे भारतीय वन तंत्र में। तो देखिए भारत में जो वन है हम अगर निम्न प्रकारों में बांटें तो हमें 5 प्रकार में बांटते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। देखिए भारत क्या है ना, उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र में है। उष्ण कटिबंध होता है 0 से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ के लिए, 0 से 30 डिग्री साउथ के लिए। शीतोष्ण कटिबंध होता है 30 से लेकर के बेसिकली 23 कहीं के लिए 30 ले लेते हैं, 30 से 66 के बीच में शीतोष्ण कटिबंध वाले एरिया, 30 से 66 के बीच में। तो भारत के बीच से कर्क रेखा जाती है जो 23.5 डिग्री है। तो ऊपर वाला एरिया आज आपका शीतोष्ण कटिबंध में जो कर्क रेखा के ऊपर आता है, और नीचे वाला एरिया उस कटिबंध में तो शीतोष्ण उच्च कटिबंध समानता माना जाता है। भारत की स्थिति उच्च कटिबंधीय देश के रूप में ही माना जाता है। तो इसीलिए जो हम देखिए वन क्या है, और सारे वन उच्च कटिबंध में ही बांटा है। उच्च कटिबंधीय सदाबहार, अर्ध सदाबहार, उच्च कटिबंधीय पर्णपाती, उच्च कटिबंधीय कांटेदार वन, क्योंकि यहाँ की जलवायु कटिबंधीय प्रदेश है। उसके बाद पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। तो उच्च कटिबंधीय सदाबहार वन देखिए जिनमें वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर हो और तापमान लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड तो उच्च कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिलता है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है और किस एरिया में ये पाए जाते हैं। ठीक है, TS अंडमान एवं निकोबार वाले द्वीप, पश्चिमी घाट, ढाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पहाड़ियों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान व निकोबार क्षेत्र, उत्तर पूर्वी और पश्चिमी घाट वाले एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, उच्च कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार में ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। उसके बाद इसमें पाई जाने वाली प्रजातियाँ रोजवुड, महोगनी और एबनी। ये बहुत पूछता है कि रोजवुड और महोगनी, एबनी है ये उच्च कटिबंधीय सदाबहार है कि पर्णपाती। उच्च कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार के अंतर्गत आते। सदाबहार के मतलब होता है ये पतझड़ इनमें नहीं होता, इनमें लगातार पत्तियाँ रहती हैं। तो ये उच्च कटिबंधीय सदाबहार और थोड़ा अर्ध सदाबहार इन्हीं क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले दोनों एक में इसलिए बता दिए कि थोड़ा मान लीजिए 200 सेंटीमीटर है तो अर्ध सदाबहार उनको कह देते हैं जहाँ 150 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा हो जाती है। तो इसमें साइडर, होलक और के लिए उतना नहीं पूछा जाता, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है रोजवुड, महोगनी और एबनी है। ये उष्ण सदाबहार वन कौन से उष्ण सदा के एरिया में पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं और पूर्वोत्तर वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उसके बाद उच्च कटिबंधीय पर्णपाती वन, ये भारत में इनका सबसे ज़्यादा एरिया है। नंबर 1 पॉइंट पे ये याद रखना है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन से एरिया पाया जाए? उत्तर आएगा उच्च कटिबंधीय पर्णपाती वन, जो एक मौसम के बाद अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, इसलिए इनको पर्णपाती वन कहा जाता है या मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये आर्द्र एवं शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। आर्द्र होते हैं जो 200 सेंटीमीटर 100 से 200 सेंटीमीटर होते हैं और 70 से 100 सेंटीमीटर में उष्ण शुष्क पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन कौन से हैं? जो 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले होते हैं, और शुष्क पर्णपाती वन जो 70 से लेकर के 100 सेंटीमीटर वाले में। आर्द्र पर्णपाती वन सागवान, साल, शीश, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन अक्सर पूछा जाता है। ये कहाँ पे अक्सर आप पेपर में देखेंगे आएगा कि सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल और कुसुम और चंदन है आर्द्र पर्णपाती वन, खासतौर से 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले एरिया। तो जिस दिन मैं आपको भूगोल में इसको वर्षा का वितरण पढ़ाऊंगा ना, तो और आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि प्रदेश में किन क्षेत्रों में वर्षा का, अभी तो एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। जब भूगोल में हम वर्षा का वितरण पढ़ेंगे ना, तब इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद शुष्क पर्णपाती वन में कौन? तेंदू, पलाश, अमलतास, बेल, खैर और अक्षुल इत्यादि आते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया कि आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन एरियाज में भारत के लगभग अधिकतम एरियाज में यही आते हैं। लगभग 60% एरियाज अगर आप देखें तो पूरा ये हिमाचल प्रदेश से शुरू होता है और तमिलनाडु तक जाता है, बहुत सारे राज्यों में मिलता है।
ये उत्तर पूर्वी राज्यों हिमालय क्षेत्र। अगर हम थोड़ा आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन की बात करें तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली है, दोनों एक में ही समझना है। बस आर्द्र वाले में हो जाता है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है, और शुष्क वाले में 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर, और 70 से 200 सेंटीमीटर वाले को आर्द्र एवं शुष्क पर्णपातीवन कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन जो 50 सेंटीमीटर कम वर्षा होती है, बेसिकली ये मरुस्थलीय एरिया में पाए जाते हैं, जैसे बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी और पलाश वाले। तो ये जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उन वाले एरिया में पाए जाते हैं। फिर पर्वतीय वन, जो उत्तर पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन, हम दो तरीके से बांटते हैं। उत्तर पूर्वी भारत को उत्तर पहाड़ी श्रृंखलाओं, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्तों वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वृक्ष वाले वन पाए जाते हैं। उसके बाद पर्वतीय जो क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे नीलगिरी। एक थोड़ा सा हम सोलाज आपको इसी पर्वतीय वन में एक हम सोलाज वन जो बेसिकली होते हैं ये ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। लेकिन आप देखिए, जानते सोलाज जो नीलगिरी, अन्नमलाई पालने की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। सोलाज बेसिकली शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र वन होते हैं, लेकिन ये पहाड़ियों में पाए जाते हैं। क्यों? मैंने आपको जब बताया था कि पहाड़ियों पे तापमान कम हो जाता है, तो वहाँ पे उष्णकटिबंध की अपेक्षा शीतोष्णकटिबंध जैसे तापमान होने लगता है। इस वजह से वहाँ पे सोलाज पाए जाती है। ये पेपर कई बार में पूछा गया है, प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सोलाज वन पाए जाते हैं नीलगिरी, अन्नामलाई पालनी पहाड़ी। प्रश्न देगा, देखिए क्या दे देगा, प्रश्न देगा कि सोलाज वन शीतोष्णकटिबंधीय वन है और ये नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। अब आप सोचेंगे ये तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, तमिलनाडु वाला उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कर्क रेखा के नज़दीक है, विषुवत रेखा के नज़दीक है, और कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच में है, और उसमें भी विषुवत रेखा के नज़दीक जा रहा है। तो आपको लगेगा ये तो नहीं सकता शीतोष्ण, ये तो उष्ण जाएगा। नहीं, शीतोष्णकटिबंध में जाएगा। शीतोष्ण वाले एरिया की पूरी दशाओं में ये पाया जाता है। तो नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी की पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय वनों को सोलाज नाम जाना है, याद रखना है। देखिए, मैं आपको उष्णकटिबंधीय बता रहा हूँ कि एरिया, लेकिन ये शीतोष्णकटिबंधीय वनों में सोलाज पाया जाता है, ठीक है। और ये नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी एक तरीके से अपवाद है। फिर मैंग्रोव वन, तो मैंने आपको बता ही दिया था कि भारत के इतने एरिया में ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं कि 4000 एरिया मैंग्रोव वन, मैंने जो आपको बताया था कि कुल 4992 वर्ग किलोमीटर है। तो ये मैंग्रोव वन को भी इसी एक तरीके कैटेगरी में बांट दिया गया, जो पश्चिम बंगाल हो गया, गुजरात वाले एरियाज में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र वाले एरियाज में पाया जाता है। तो इस वाले एरियाज में इस वाले चैप्टर में हमने ये चीज़ें पढ़ ली। भारत में कितने वन पाए जाते हैं एक बार फिर मैं डिवाइड कर देता हूँ। उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं असदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कई बार इसको और डिवाइड कर देते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार को अलग कर दिया, सदाबहार को अलग कर दिया। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती को भी दो में डिवाइड कर देते हैं, नम वाला, आर्द्र वाला। उसके बाद उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्णवतीय वन, मैंग्रोव वन। तो हम सबसे पहले देखा एरिया वाइज उष्णकटिबंधीय सदाबहारों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट, पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होता है। उसको हमने उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार दो में डिवाइड कर दिया। तो इस उष्णकटिबंधीय सदाबहार में हमने सदाबहार में पाई जाने वाली प्रजातियाँ रोजवुड, महोगनी, एबनी। उसके बाद अर्ध सदाबहार में साइडर, होला, केल, ठीक है। जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले एरिया थे, 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर वालों को अर्ध उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन और पर्णपाती वन कह दिया। और 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले को आर्द्र उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले को शुष्क पर्णपाती वन हमने कह दिया, ठीक है। आर्द्र पर्णपाती वन में कौन से हैं? सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन होते हैं। शुष्क पर्णपाती वन में तेंदुआ, पलाश, अमलतास, बेल, खैर, सलूट और इत्यादि ये वाले आते हैं। सबसे ज़्यादा देश में यही एरिया पाया जाता है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय कांटेदार के दिनों तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी और पलाश हैं। पर्वतीय वन में हमने देख लिया उत्तर पर्वतीय, दक्षिण पर्वतीय, उत्तर पर्वतीय नॉर्थ ईस्ट की तरफ और दक्षिण पर्वतीय पश्चिमी घाट की तरफ। उसके बाद
हमने इसमें आपको सोलाज पढ़ा दिया। सोलाज क्या होते हैं कि नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी की पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलाज कहते हैं। साथ में पर्वतीय वन में उत्तर पूर्वी भारत की उत्तर पहाड़ी श्रृंखलाओं, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्ते वाले ओक और चेस्टनट सदाबहार वृक्षों वाले वन पाए जाते। थोड़ा थोड़ा ये सोलाज और ये थोड़ा थोड़ा एक तरह का अपवाद हो जाता है, जो उस एरिया में नहीं पाया जाने फिर भी पाया जाता है। तो ये सोलाज ऐसा है। उसके बाद मैंग्रोव वन बता दिया कि मैंग्रोव वन होते हैं एक तरह से ये लवणता को सहने की क्षमता इनमें बहुत ज़्यादा होती है। मैंग्रोव के बारे में मैंने विस्तृत चर्चा की है। ये भारत के कुल 4229 कुछ ऐसे वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में, फिर गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र और उड़ीसा में, अंडमान निकोबार में भी ये पाया जाता है। ठीक है। दक्कन के दक्षिणी जलाशय ये हमने पूरा इसमें कर लिया। अब हम थोड़ा देख लेते हैं ना कि स्थली जो पारिस्थितिक तंत्र है हमारा या वन क्षेत्र है, इनकी समस्याएं क्या है, इसके बारे में हम बहुत ज़रूरी है समझें। तो सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन बहुत चीज़ हो रहा है, वन उन्मूलन बहुत हो रहा है। जिस तरीके से वन उन्मूलन एक थोड़ा मैं एक बार परिभाषा जिसमें लिखी गई वो मैं आपको बता रहा हूँ। वन उन्मूलन एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है जिसके अंतर्गत पेड़ों की कटाई, जिसमें बार बार की जाने वाली काट छाँट शामिल है, पेड़ों का गिरना, जंगलों की सफाई, मवेशियों का चरना, अन्य पौधों के साथ छेड़छाड़ करना इसमें सम्मिलित है। तो ये वन उन्मूलन डिफॉरेस्टेशन होता है कि वनों को लगातार काटते जाना, उनकी कटाई छटाई करते जाना, उनको अपने उपयोग में प्रयोग कर लेना, उनको प्राकृतिक से हटा करके कृत्रिम में काट के ले गए अपने घर। वन उन्मूलन का कारण क्या है? वन भूमि का कृषि भूमि में परिवर्तन, लगातार काट काट के हमने कृषि भूमि में परिवर्तन कर दिया, सफाई कर दिया वनों की, उसकी जगह हम कृषि करने लगे। ये स्थानांतरित झूमिंग कृषि की नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है ना, कई सारे देशों में होता है, भारत में जिसको झूमिंग कृषि बोलते हैं उसमें क्या होता है कि कोई जनजाति है वो किसी एरिया में रह रही, ठीक है, अब उसके बाद उसने वहाँ का वन सफाई कर दिया, खेती कर ली, फिर क्या होता है उस एरिया छोड़ के चले जाते हैं। पहले तो काटा वन को साफ किया, फिर बाद में उसने आग लगा करके उस एरिया से चले गए। तो इससे क्या होता है कि लगातार खराब होती झूमिंग कृषि कहते हैं कि मतलब एक जगह आप रहे, वहाँ के वनों को काटा, जलाया, सब किया, खेती किया, फिर वहाँ चढ़ के जब उत्पादकता कम होगी तो दूसरी जगह चले गए। वनों की चारागाह में परिवर्तन, हमने बहुत सारे एरिया वनों को जैसे जानवरों की चारागाह के रूप में परिवर्तित कर दिया है। जलावलन, लकड़ी की मांग लगातार देखिए जिस तरीके से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग की बढ़ रही है, तो वनों में सबसे ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। उसके बाद लकड़ी की आवश्यकता की पूर्ति की जा रही है। विश्व में कुल लकड़ी में 44% ईंधन के रूप में प्रयोग अभी भी इतना सरकार ने उज्ज्वला योजना चलाई, लेकिन अभी भी देश में कुल ईंधन का 44% हम लकड़ी से ऊर्जा से प्राप्त करते हैं। औद्योगिक और व्यावसायिक उपयोग के लिए लकड़ी, मैंने आपको बता दिया कि जिस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो लकड़ी का प्रयोग हो रहा है शहरीकरण तथा विकास परियोजनाओं के लिए। उसके बाद कृषि के वनाग्नि, लगातार हम जंगलों में आग लगने की घटनाएं देख रहे हैं, उत्तराखंड में देखा, कई राज्यों में हमने देखा वनाग्नि की घटनाएं। अब फिर देख लिया वनोन्मूलन के प्रभाव क्या है, ये तो हमने देख लिया, कारण क्या है, अतिचारण, कृषि, जलवायु, लकड़ी, विकास संबंधी परियोजनाएं और उद्योग। अब हम वनोन्मूलन के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन देखते हैं। मृदा अपरदन और आकस्मिक बाढ़ें, लगातार देखिए वन जो होता है ना, ये मिट्टी को बांधे रखने में बहुत मजबूती के साथ काम करता है। इसके कारण मिट्टी की मजबूती बनी रहती है जो कृषि के लिए उपयुक्त होती है। लेकिन जब वन कट जाते हैं तो ये तेज़ी से अपरदन होने लगता है मिट्टी। उसके बाद जलवायु परिवर्तन को तो बताने जरूरत नहीं, लगातार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। वन जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत अच्छे अवशोषक होते हैं, हमको पता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब नहीं होगी तो ग्लोबल वार्मिंग गैस तो बढ़ेगी, जिस जलवायु परिवर्तन लगातार बढ़ रहा है। उसके जैव विविधता में कमी है कि भाई वन पर बहुत सारे जीव जंतु डिपेंड है, उनका जीवन डिपेंड है। वन काट दोगे तो फिर जैव विविधता में कमी आना स्वाभाविक है। डिजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, जब वन नहीं होंगे तो अपरदन ज़्यादा होगा, अपरदन ज़्यादा होने की वजह से मिट्टी पर उर्वरक मिट्टी लगातार वहाँ से ख़त्म होती जाएगी, जिससे कि हम मरुस्थलीय एरिया देखते हैं, जो चंबल के एरिया क्या है, ये अपरदन के कारण ही तो हुआ है। उसके बाद ऊसर क्षेत्र, गुजरात, राजस्थान, ये थोड़ा सा आपको पता होने की एरिया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के एरियाज में लगातार बढ़ रहा है।
अब मतलब भून अवनमन या मरुस्थलीकरण के कारण प्राकृतिक कारण जैसे मृदापर्दन हो गया, उसके बाद अपर्याप्त जल संसाधन हो गया, सूखा हो गया, उच्च वैश्विक दबाव। मानवीय कारण तो बताने की जरूरत ही नहीं कि क्या है। औद्योगिक अपशिष्ट हो गया, लगातार हम खनन कर रहे हैं, इस कारण से मरुस्थलीकरण भी लगातार बढ़ रहा है। अब मरुस्थलीकरण के प्रभाव क्या हो रहे हैं, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, सामाजिक प्रभाव क्या पड़ रहा है, आर्थिक प्रभाव क्या है, राजनीतिक प्रभाव। अगर हम पर्यावरण प्रभाव की बात करें तो मृदा अपरदन, वनस्पतिक विनाश, लवणीयता में वृद्धि, वनस्पति का विस्तार, कुपोषित मवेशी, अन्य पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव, भूमि की कमी तथा जनसंख्या पर दबाव, प्रजातियों का विनाश और ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रहा है। ये मरुस्थलीकरण का प्रभाव है, ये पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है। सामाजिक प्रभाव की बात करें, भूखमरी, स्वच्छ पानी की कमी, बीमारियां, फसल तंत्र की बर्बादी, आय की विषमता, पलायन संस्कृति का विनाश। उसके बाद आर्थिक में अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है, गरीबी बढ़ रही है, आयात में वृद्धि, निर्यात में कमी हो रही है। जब हमारा मरुस्थल ही रहेगा तो हम उत्पादन क्या करेंगे, उत्पादन नहीं करेंगे तो हमें निर्यात के लिए नहीं रहेगा बल्कि हमें आयात ही करना पड़ेगा। राजनीतिक में योजना पर लगातार व्यय बढ़ रहा है, ऋण में वृद्धि बढ़ रही है। अब मरुस्थलीकरण रोकने के उपाय हम थोड़ा देखते हैं। मरुस्थलीकरण रोकने के उपाय क्या है, बेहतर भूमि उपयोग नियोजन का प्रबंधन किया जाए, जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। मरुस्थलीकरण रोकने के लिए चारों तरफ से बाउंड्री कर दी जाती है, जिसके कारण जो मरुस्थलीकरण है उतना ही रहे। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि मरुस्थलीकरण रोकने सबसे पहले किस एरिया को नोटिफाई करेंगे, इस एरिया मरुस्थलीकरण, उसके चारों ओर से बाउंड्री कर देंगे। उसके बाद मृदा अपरदन को कम से कम किया जाए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएँ। जल निकासी का जल भी अपरदन का कारण बनता है, और नलिका अपरदन खासतौर पर जो चंबल एरिया में हुआ है। जल समुचित उपयोग, जल संचरण कम करने वाला, फसल सिंचाई की परियोजना का विकास, रेत का स्थलीकरण। उसके बाद पशुचारण पर रोक, वनस्पति का विकास, न्यूनतम खुदाई खनन के काम कम किए जाए। उसके बाद हम उस एरिया में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगा करके उसकी खेती की उसको हम बनाएं। कई सारे संस्थान हैं, जैसा केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में, ये लगातार केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर आदि, केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर दोनों लगातार मरुस्थलीकरण को कम करने में लगे हुए। उसके बाद और भी है जो हमारे इंपॉर्टेंट है, जैसे यूएनएचसीसी है, संपोषणी भूमि पारिस्थितिक प्रबंधन है, यूएनसीसीसी 10 वर्ष की रणनीति तैयार की थी, ये हमारे उतना इम्पोर्टेंट नहीं। हम थोड़ा जलीय तो स्थलीय पारितंत्र की समस्या थी, अब हम थोड़ा जलीय पारितंत्र की समस्या को समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको यूट्रोफिकेशन बताया, सुपोषण मैंने बताया था। जब उर्वरक होता है या सड़े गले पदार्थ होते हैं जो लगातार पैक करके किसी एरिया में चले जाते हैं, तालाब हो गया या किसी झील एरिया में, वहाँ पर जा कर के ये उर्वरकता की क्षमता इतनी बढ़ा देते हैं कि शैवाल वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिसके कारण वहाँ पे जीव जंतु मरने लगते हैं। बेसिकली जो इसमें परिभाषा लिखी है मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा सुनो। देखिए, परिभाषा में जो समझ लेना है और फिर परिभाषा देख सुन लेना। घरेलू कूड़ा करकट अपशिष्टों का विसर्जन, खेती से बचे अंत, भूस्राव और औद्योगिक कचरा जब जल निकायों में मिलता है तो जल निकायों में बड़ी तीव्रता से पोषकों की वृद्धि होती है। ये पोषक समृद्ध होने के कारण डकवील, वाटर हाइथिंस, जलकुंभी, फाइटोप्लैंक्टन, पादप प्लांट और दूसरी जलीय वनस्पतियाँ तथा सूक्ष्म जलीय जीवों की वृद्धि होती है, जिसके कारण इस एरिया में क्या होता है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है और डिजॉल्व ऑक्सीजन घट जाती है। डीओ घट जाती है और बीओडी बढ़ जाती है। डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है जो किसी भी समुद्री पारितंत्र या जलीय पारितंत्र में ऑक्सीजन उपस्थित होती है, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है, रासायनिक ऑक्सीजन मांग जितनी उस एरिया में मांग है। तो जब हमने क्या किया, लगातार ऐसे पोषक तैयार कर दिए जो नहीं होने चाहिए थे, तो वो दूसरे ऑक्सीजन को ले गया, जो पोषक था तो कमक हो गया या जो भी जलकुंभी जो भी यहाँ तैयार हो गया। अब इसकी वजह से क्या होगा कि अन्य जीवों के लिए ऑक्सीजन कम हो जाएगी, जिससे डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी। सुपोषण की प्रक्रिया को समझें तो सवाल में बस वही है, पूरी प्रक्रिया है कि हमने ऑक्सीजन वहाँ पे उस एरिया में कम हो जाता है।
सुपोषण के उपाय हम क्या कर सकते हैं कि सुपोषण को कम करना बहुत ज़रूरी है। सुपोषण के प्रभाव बहुत ज़रूरी पर है। पानी की पारदर्शिता में कमी होती है, शैवालों में वृद्धि होती है, ऑक्सीजन अपर्याप्त हो जाती है, प्रजाति विविधता में कमी आती है, प्रमुख बायोटा में बदलाव होता है, खाद्य जल संकट पैदा होता है। और सामाजिक प्रभाव की बात करें तो वनस्पति का विकास इसके प्रभाव में ग्रोथ के रास्ते में रुकावट पैदा करता है। पानी प्रदूषण, उपचार के पश्चात पानी पीने योग्य नहीं रहता, पर्यटन को हानि होती है, पानी की इम्यूनिटी मतलब क्षमता उसकी कम हो जाती है, व्यावसायिक उपयोग वाली प्रजातियों का क्षय होता है, और मछली मृत्यु या जीव जंतु जो उस पर निबंध होते हैं, जो उस पर निर्भर होते हैं, की मृत्यु होने लगती है। अब उपाय क्या है कि पोषक तत्वों पर नियंत्रण करें, हम उर्वरक की मात्रा कम डालें, शैवाल फिल्ट्रेशन करें, अल्ट्रासोनिक रेडिएशन करें, अपशिष्ट निपटान एवं जलीय पायतंत्र के मानवीय हस्तक्षेप को कम करें, कृषि में आवश्यक तत्वों का प्रयोग करें। उसके बाद हम अब इसमें आगे नैनो यूरिया का प्रयोग करें। ठीक है, ये हमने सुपोषण के बारे में समझ लिया। अब थोड़ा शैवाल के बारे में। शैवाल एक सरल जीव होता है जो अधिकांश शैवाल पौधों के समान सूर्य के प्रकाश के बदले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है। ये स्वपोषी होते हैं। शैवाल का प्रयोग जो होता है कृषि उद्योगों और चिकित्सा में बहुत महत्वपूर्ण है। शैवाल वायु के नाइट्रोजन लेकर के मिट्टी के नाइट्रोजन में यौगिक में शैवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो वायु से नाइट्रोजन लेता है और मिट्टी में नाइट्रोजन को पहुँचाता है। ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वन उन्मूलन पहले हमने क्या पढ़ा इसमें कि भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, वो हमने पूरा पढ़ लिया कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सदाबहार वन, कांटेदार वन, मैंग्रोव वन, ये सारा पढ़ लिया। फिर हमने वन उन्मूलन की जो समस्याएं हैं, पारिस्थितिकी की समस्याएं, वन उन्मूलन का, भूमि परिवर्तन, वन उन्मूलन की समझाओ। फिर वन उन्मूलन के कारण क्या है कि वन भूमि का कृषि भूमि परिवर्तित होना है, स्थानांतरित भूमि वृद्धि पड़ा, वनों का चारागाह परिवर्तित होना, लकड़ी जलावन लकड़ी की मांग हो गई, औद्योगिक और व्यावसायिक उपयोग के लिए लकड़ी शहरीकरण और विकास परियोजनाओं का लगातार बढ़ना, वनाग्नि हो गया। फिर वन उन्मूलन के प्रभाव हमने पढ़े, मृदा अपरदन, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता में कमी, मरुस्थलीकरण। फिर हमने उसके बाद लगातार मरुस्थलीकरण का बढ़ना जाना। फिर हमने मरुस्थलीकरण को समझा, मरुस्थलीकरण को प्रभाव पढ़ा, मरुस्थलीकरण को रोकने के उपाय हमने पढ़ा। उसके बाद हमने सुपोषण पढ़ा और सुपोषण का प्रभाव पढ़ा और सुपोषण को रोकने की क्रिया का अध्ययन। मुझे लगता है कि हम वन के संबंध में काफ़ी पढ़ चुके हैं। अब हम कोई नया चैप्टर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।